नमस्कार, सिटेट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्किनर से रिलेटेड। बहुत लोगों की मांग थी कि आप जो है स्किनर पे वीडियो बनाइए, ठीक है। तो ये स्किनर का टॉपिक है। तो स्किनर जो संप्रदाय से बिलोंग करते थे वो था आपका व्यवहारवाद, ठीक है। और व्यवहारवाद ना अनुकरण पे सबसे ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर। तो स्किनर कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से। सीखने के प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम अन्य मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों और सिद्धांतों का अध्ययन किया, जैसे पावलव का प्रत्यावर्तन और पुनर्बलन का संप्रदाय को समझा। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए इसके। इस संदर्भ में उसने 2 प्रयोग किए। कौन कौन सा? एक पहला चूहा पर, दूसरा कबूतर पे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्किनर ने किस किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। तो फर्स्ट आएगा आपका चूहा, दूसरा आएगा आपका कबूतर, ठीक है। तो आगे आते हैं। स्किनर बॉक्स में चूहे पर किया गया प्रयोग, मतलब जिस बॉक्स में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजरा बनवाया जिसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट था। लीवर उसको कहते हैं जिसपे कि वो पैर रखता था और वो गेट ओपन हो जाता था, ठीक है। इस पिंजरे में चूहे को अंदर करने के लिए दरवाज़ा था। लीवर को दबाने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और ऊपर रखा भोजन इस रास्ते से भोजन की प्लेट में गिर जाता था और इस पिंजरे को ही स्किनर बॉक्स कहा जाता है। चलिए आपको पिंजरा दिखाते हैं। यह है उसका पिंजरा, ठीक है। और ये है यहाँ पे इसका लीवर। ये चूहा है और ये जाल है नीचे से, लाइटिंग, स्पीकर और ये भोजन, ठीक है। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया, ठीक है। चूहा कैसा था? भूखा था। और उसने देखा कि चूहे ने अंदर जाते ही उछल कूद करना शुरू कर दिया। सिंपल है, किसी भी जानवर को आप बंद करेंगे तो उछलना कूदना स्टार्ट करेगा। इस उछल कूद में एक बार उसका पंजा अचानक उस लीवर पर पड़ गया और भोजन उसकी प्लेट में आ गया। उसने भोजन प्राप्त किया और अपनी भूख मिटाई। इससे उसे बड़ा संतोष मिला। अब उसे जब भी कुछ खाने की इच्छा होती पुनः उछल कूद करना शुरू किया। इस उछल कूद में वह लीवर पुनः दब गया और उसे भोजन प्राप्त किया। तो स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बलन को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। पुनर्बलन मिला तो भोजन किसका काम किया? पुनर्बलन का काम किया। उसने इस चूहे पर यह प्रयोग कई बार दोहराया। देखा कि एक स्थिति ऐसी आई कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया, ठीक है। आगे आते हैं। स्किनर बॉक्स में कबूतर पर किया गया प्रयोग, ठीक है। उसने कबूतर पे जो प्रयोग किया था, चलिए उसके बारे में जानते हैं। स्किनर ने सीखने के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपना प्रयोग एक कबूतर पर दोहराया। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया। इस बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी, वहां एक प्रकाशपूर्ण चाबी, ठीक है, लगाई गई। इस चाबी को दबाने से कबूतर के खाने के लिए दाना मिल सकते थे। साथ ही इसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश होता था और इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स कहा जाता था। उस चूहे वाले बॉक्स का नाम क्या था? स्किनर बॉक्स। और ये पिजन बॉक्स नाम था इस कबूतर वाले बॉक्स का, ठीक है। तो इसमें जो भी लाइटिंग था उसमें 6 प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था की गई थी और भिन्न भिन्न बटन दबाने से भी भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न होता था। आगे आते हैं। ये था वो उसका बॉक्स कबूतर वाला, ठीक है। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया। इसके बाद चाबी में सबसे हल्के रंग का प्रकाश पहुंचाया गया। उसकी चमक से कबूतर उसकी ओर खींचा और उसने उसके इधर उधर चोंच मारी। एक बार उसकी चोंच प्रकाशित चाबी के ऊपर लग गई। उसके दबते ही उसे खाने के लिए दाने मिल गए। उस कबूतर पर यह प्रयोग 6 प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पर किया गया। स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर के अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ, परंतु भोजन मिलने से
उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को क्या मिला? पुनर्बलन मिला। तो स्किनर ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है पुनर्बलन पे, क्रिया पे तो दिया ही है, तो पुनर्बलन पे भी फोकस किया है। एक ऐसी स्थिति आई कि जब भी इस कबूतर को भूख रखने के बाद इस बॉक्स में बंद किया गया और वह उस चाबी को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। दूसरे शब्दों में उसने चाबी दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। अब जब भी भूखे कबूतर को बंद किया जाता वो डायरेक्ट चाबी पे चोंच लगाता और भोजन प्राप्त कर लेता। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। तो कबूतर और चूहे पर जो इसने प्रयोग किया था तो ये किस पे फोकस करता है? तो पुनर्बलन पे। जब किसी भी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है और इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही क्या कहते हैं? तो पुनर्बलन कहते हैं। तो पुनर्बलन का डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लीजिए। जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसका परिणाम भी कैसा आ रहा है? सुखद आ रहा है, तो आप इस अनुक्रिया को बार बार करेंगे, ठीक है। और यही बार बार जो अनुक्रिया आप कर रहे हैं इसी को इसने क्या कहा है? पुनर्बलन कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कबूतर को बटन दबाने से भोजन प्राप्त होने पर हुआ, ठीक है। स्पष्ट है कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है। पुनर्बलन किसका परिणाम है? तो पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है, जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावनाएं क्या होती है? बढ़ती है। सिंपल सा है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमें पुनर्बलन मिला, पुनर्बलन का पुरस्कार कह सकते हैं, तो सिंपल है हम आगे भी वो कार्य करना चाहेंगे जिससे हमें आगे भी पुरस्कार मिलना तय है, ठीक है। तो इस सिद्धांत को ही क्या कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। मतलब पुनर्बलन अनुक्रिया का ही परिणाम है। तो क्रिया करेंगे नहीं तो हमें पुनर्बलन मिलेगा नहीं, अगर हम क्रिया कर रहे हैं तो हमें पुनर्बलन मिलेगा, ठीक है। तो अनुक्रिया का ही परिणाम क्या है? पुनर्बलन है, जिससे भविष्य में अनुक्रियाएं होने की संभावनाएं बढ़ती है और इस सिद्धांत में पुनर्बलन का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पुनर्बलन को मनोवैज्ञानिक ने दो रूपों में विभाजित किया है, एक धनात्मक पुनर्बलन और एक ऋणात्मक पुनर्बलन। जैसे पुरस्कार, पुनर्बलन किसको कहते हैं? तो पुरस्कार आप मान लीजिए, ठीक है। तो पुरस्कार भी होते हैं दो तरह के, एक होता है आपका सकारात्मक होता है, ठीक है, और एक आपका होता है नकारात्मक, मतलब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। धनात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऋणात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरे प्राथमिक पुनर्बलन प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और गॉन, दैट मीन्स सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा धनात्मक और ऋणात्मक के अलावा एक होता है प्राथमिक पुनर्बलन, एक होता है गौण पुनर्बलन। चलिए आगे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं? तो धनात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति से मिलता है। तो धनात्मक पुनर्बलन आपको उद्दीपक चाहिए, ठीक है। जैसा कि भूखे कबूतर को भोजन से मिला। ऋणात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति से मिलता है, जैसा कि किसी शिक्षक की अनुपस्थिति में उस शिक्षक से डरने वाले बालक की अनुक्रिया में वृद्धि होना, ठीक है। तो उसे कहते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन। मतलब मान लो किसी टीचर से कोई बच्चा क्लास में डर रहा है, टीचर अभी है नहीं, तो बच्चा सिंपल से अनुक्रिया उसके कार्य में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। जैसे ही टीचर क्लास इन करेंगे उसकी अनुक्रिया में क्या होगा? कमी आ जाएगी। तो अनुक्रिया में वृद्धि होना शिक्षक की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो ये ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। और धनात्मक उसे कहते हैं जो कि किसी उद्दीपक की उपस्थिति से मिलता है, जैसे भूखे कबूतर को भोजन से मिला, ठीक है, तो भोजन उसका पुनर्बलन का काम किया, ठीक है। भोजन मिला, फिर वो अनुक्रिया दोहराएगा, फिर उसे पुनर्बलन मिलेगा, फिर उसे दोहराएगा, ठीक है। इसी को तो पुनर्बलन कहते हैं। तो आगे आते हैं। ये धनात्मक ऋणात्मक पुनर्बलन आपने समझ लिया होगा। आगे आते हैं प्राथमिक पुनर्बलन क्या होता है। प्राथमिक पुनर्बलन से तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो किसी उद्दीपक से सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे भूख, प्यास, काम आदि से प्राप्त होने वाला पुनर्बलन क्या कहलाता है? प्राथमिक पुनर्बलन, ठीक है, जो किसी उद्दीपक से सीधा प्राप्त होता है। आगे है आपका गौण पुनर्बलन से तात्पर्य है उस पुनर्बलन से जो प्राथमिक पुनर्बलन प्रदान करने वाले उद्दीपक के साथ लगातार उपस्थित होने के कारण प्राप्त होता है। जैसा भोजन के साथ घंटी की ध्वनि को लगातार सुनने से कुत्ते की अनुक्रिया को पुनर्बलन मिला, ठीक है। ये आप पावलम में इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसका भी वीडियो जो है आपको नेक्स्ट टाइम अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक पुनर्बलन हो गया आपका भूख, प्यास, काम
ठीक है। और गौण हो गया जैसे भोजन के साथ घंटी की ध्वनि को लगातार सुनने से कुत्ते की अनुक्रिया को जो पुनर्बलन मिला उसे ही कहते हैं गौण पुनर्बलन। ठीक है, डायरेक्ट मिल गया आपको प्राथमिक पुनर्बलन से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से मिला गौण पुनर्बलन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इसके कुछ विशेषताएं भी होंगे, तो इसकी विशेषता के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसकी जो विशेषता है वह यह है कि यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बल देता है। ठीक है, तो किस अनुबंधन पर देता है बल? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बल देता है। और इस सिद्धांत द्वारा सीखना अधिक अस्थायी होता है। तो क्रिया करके आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा? अस्थायी होगा, आप उस कार्य को सीख जाएंगे। ठीक है, यह सिद्धांत क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व देता है। क्रिया को नहीं, यह क्रिया के परिणाम को महत्व दे रहा है। आगे है यह सिद्धांत सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन, ठीक है, सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है जो सीखने वालों की क्रिया को गति देने में सहायक है। सिंपल सा है, आपने कोई कार्य किया और आपको पुनर्बलन मिला, डेट मीन्स कोई पुरस्कार मिला, तो आप फिर से उस कार्य को दोहराना चाहेंगे जिससे आपको फिर से पुनर्बलन मिले। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो आपके सीखने वाली क्रिया को गति देने में सहायक का काम करेगा। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। ठीक है, सफलता पर बल दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं, आपको पुनर्बलन मिल रहा है, फिर से आप वो कार्य करेंगे। यह सिद्धांत जो है सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन द्वारा मंद बुद्धि के बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। तो मंद बुद्धि के बच्चों को सिखाना सक्रिय अनुबंधन द्वारा संभव है। ठीक है, तो इसमें ये रहा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है सक्रिय अनुबंधन की कुछ कमियां हैं। ठीक है, ये कमियां को आपको जानना चाहिए। यह है कि यह सिद्धांत पशु पक्षियों पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया, इसलिए यह मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या क्या है? नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यह सिद्धांत बुद्धिहीन अथवा मंद बुद्धि वाले प्राणियों पर लागू होता है एवं बुद्धि, चिंतन तथा विवेक से पूर्ण प्राणियों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आगे आपका है स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है, जबकि मनुष्य के सीखने में उद्देश्य प्राप्ति की लगन शक्ति दाता होती है। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि पुनर्बलन को शक्तिदाता के रूप में माना है किसने? स्किनर ने। क्योंकि अगर आप क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पुनर्बलन मिल रहा है, तो फिर से आप उसी क्रिया को दोहराते हैं पुनर्बलन के लिए, तो इसी के लिए पुनर्बलन को शक्तिदाता माना गया है। जबकि मनुष्य के सीखने में उद्देश्य प्राप्ति की लगन शक्तिदाता होती है। ठीक है, मनुष्य का होता है कि नहीं, हमें इस उद्देश्य को पूरा करना है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन के अभाव में सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है, जबकि मनुष्य की सीखने में लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक होती है। ठीक, क्रिया प्रसूत में कह रहा है कि आपको पुनर्बलन के अभाव में आप नहीं सीख पाते हैं, मतलब सीखते हैं लेकिन वो मंद होती है, जबकि मनुष्य को सीखने में क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक होती है। उसे पुनर्बलन है, उसे लक्ष्य चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, किसके? क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार, जबकि मनुष्य के सीखने की क्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क एवं विवेक की आवश्यकता होती है। मनुष्य सीखता है तो उसे चाहिए बुद्धि, चिंतन, तर्क, लेकिन वो जानवर पे प्रयोग किया था, इसी के लिए ये क्या होता है? मानव पे अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट है शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिताएं हैं। तो यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा को आवश्यक मानता है। तो उद्दीपक को नहीं मानता है तो किसको मानता है? प्रेरणा को आवश्यक मानता है। इसलिए पढ़ने लिखने वाले बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन को बहुत महत्व देता है, इसलिए शिक्षण कार्य में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को पुनर्बलन देने में इसका उपयोग किया जाता है। तो शैक्षिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए कि इसमें जो है उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा को आवश्यक माना है, पुनर्बलन को आवश्यक माना है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? पुनर्बलन ही तो चाहिए सीखने के लिए। अगर हम उसे पुनर्बलन दे रहे हैं, मान लो बच्चे को बोले अगर आपको ये वर्क दिए हैं, अगर आप ये वर्क करते तो आपको ये इनाम मिलेगा, ठीक है, ये गिफ्ट मिलेगा, तो वो लोग ना ज़्यादा सक्रिय होकर वो कार्य को करते हैं। शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने हेतु यह सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सही बात है, तो पुनर्बलन हम देंगे तो छात्र क्या होगा? क्रियाशील रहेगा।
और सक्रिय अनुबंधन का प्रयोग समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समस्यात्मक बालक का जो व्यवहार होता है उसमें अगर आपको परिवर्तन लाना है तो आप ये सक्रिय अनुबंधन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो स्किनर का मत है यदि निर्गमित अनुक्रिया को परगठित कर दिया जाए तो यह बलवती होकर व्यवहार में क्या करती है, परिवर्तन लाती है। ठीक है, इस स्किनर ने कबूतरों पर प्रयोग किए। इन्होंने प्रयोग करने के लिए इस एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया था जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा। तो वहाँ पे आपने उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ पे है क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा नाम दिया गया है। ठीक है, आगे है, परंतु बाद में इस स्किनर के शिष्यों ने स्किनर के सम्मान में स्किनर बॉक्स नाम दिया है। तो स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत में क्रियाओं पर बल दिया गया है। ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विशेषताएं, इसमें पुनर्बलन को आवश्यक तत्व माना है। यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों को अधिगम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल देता है। अभ्यास मतलब क्रिया पर अधिक बल देता है। अगर आप क्रिया करके कोई कार्य करते हैं तो वो आपका क्या होता है, अस्थायी होता है। नेक्स्ट है आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर ने 1938 में किया था और यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। तो पूछेगा स्किनर का जो क्रिया प्रसूत है किसके नियम पर आधारित है, तो थॉर्नडाइक के किस नियम पे, तो प्रभाव के नियम पे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम भी तो यही कहता है ना कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस पर अगर उस कार्य से आप पे सकारात्मक प्रभाव हो रहा है तो आप उस कार्य को करना चाहेंगे। ठीक है, अगर नकारात्मक होगा तो आप उसको कार्य को नहीं करना चाहेंगे। तो इसमें भी वही है, आप कार्य कर रहे हैं, आपको पुनर्बलन मिल रहा है तो आप कार्य को क्या करेंगे, दोहराएंगे। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंध एवं नैमित्तिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर ने सीखने की व्याख्या 2 रूपों में की है, जो कि इस प्रकार है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। तो उद्दीपक के नियंत्रण में जो रहता है उसे प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। तो क्रिया प्रसूत क्या हो गया, ये प्राणी की इच्छा पर डिपेंड करता है कि ठीक है, तो क्रिया प्रसूत, और उद्दीपक के नियंत्रण में रहता है तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर इसमें को दिक्कत हुई होगी या कोई आगे कोई नया टॉपिक अगर आपको चाहिए तो उसके रिगार्डिंग तो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। एक लास्ट में है जो स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को आप टाइप R अनुबंधन सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, टाइप R। और यहाँ इसमें तो आपने पढ़ा है कि इसने चूहे पर प्रयोग किया, चूहे के अलावा कबूतर पर भी प्रयोग किया, वो दोनों आपने पढ़ लिया था। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के सिद्धांत में कुछ घटक है जैसे आपने पढ़ा होगा, पुनर्बलन, अंतर्नोद, सैपिंग। ठीक है, तो ये होता क्या है अंतर्नोद, तो अंतर्नोद होता है आपकी आंतरिक अवस्था। ठीक है, जो आपको अनुक्रिया करने के लिए आपको प्रेरित करती है। ठीक है, तो आगे है आपका अंतर्नोद आपने हो ही गया है। ठीक है, सैपिंग क्या होता है, तो सैपिंग की विधि हम कह सकते हैं कि वह विधि है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है सैपिंग में। ठीक है, तो सैपिंग में क्या होता है, सैपिंग में पुनर्बलन के आधार पर किसी खास लक्ष्य की ओर ले जाना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।